will discuss forces between multiple charges. The mutual electric force between two charges is given by Coulomb's law. ठीक है स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कह रहा हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ n स्टेशनरी चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn इन वैक्यूम। सो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगी ड्यू टू ऑल द थ्री चार्जेस Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। क्या कह रहा है कि Coulomb's law इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। कह रहा है रिकॉल दैट फोर्सेस ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन एड अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हमने यहां पे क्या लगाना है स्टूडेंट, लॉ ऑफ वेक्टर्स, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कह रहा है एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। हम किसी चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो अदर चार्जेस के कारण जितने भी चार्जेस हैं हमारे पास Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी होगी, सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ, नॉट सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है स्टूडेंट, एक ही बार में जितनी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस किसी चार्ज के ऊपर लग रही है ड्यू टू अदर चार्जेस, दैट इज कॉल्ड ए नेट फोर्स ओवर दैट चार्ज। And the individual forces are unaffected due to presence of other charges. So this is the principle, कौन सा प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट, हमने जो इंडिविजुअल फोर्सेज हैं Q2, Q3, Q4 उनको क्या कर देनी है, निग्लेक्ट, और सिर्फ क्या लेनी है हमने, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज जिसके ऊपर हम निकाल रहे हैं। निग्लेक्ट नहीं करनी, अनइफेक्टेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। हमने जिसके ऊपर निकालनी उसके ऊपर ही हमने वेक्टर लगाना है। फॉर एग्जांपल हम Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लग रही है Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2 एंड Q3, और स्टूडेंट क्या लेना है हमने, वेक्टर्स। अब ये डिस्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल Q1 एंड Q2 के बीच में R12, Q1 एंड Q3 के बीच में डिस्टेंस है R13, और फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है, ये वाला चार्ज Q1 इस ओरिजिन से कितनी दूर है, R1। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला R2 दूर है Q2, और ये वाला R3 दूर है Q3 ओरिजिन से। हमने ओरिजिन को एक स्टैंडर्ड मान लिया है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे अब Q1 के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं ड्यू टू दीज चार्जेस, दीज टू चार्जेस। तो वो कौन सी फोर्सेस होंगी, वेक्टर। पहले हमने क्या निकाली, F12 मींस फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। फिर क्या निकाली, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3, वो क्या आ गई, F13। अब ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। अब क्या निकालनी हमने, नेट फोर्स। ये नेट फोर्स आ गई आपकी F1। क्या आई, वेक्टर सम ऑफ ऑल कौन सी फोर्सेस, F12 एंड F13। ये आपकी पैरेललोग्राम बन गई स्टूडेंट, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग गया। F1 हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, F1 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या प्लस हमने फार्मूला पढ़ चुके हो, प्लस 2AB एंड cos ऑफ थीटा। cos थीटा इज एंगल बिटवीन F12 एंड F13। ये F12 एंड F13 के बीच में एंगल कितना है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला थीटा एंगल। अगर हमारे पास थीटा एंगल आ गया और F12 और F13 के मैग्नीट्यूड्स आ जाएं तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 F1 निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो यहां पे तो हम सिर्फ आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। कह कंसीडर ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। अब कितने चार्जेस आ गए, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है स्टूडेंट, और फोर्स किस पे निकाल रहे हैं हम, Q1 पे ड्यू टू चार्जेस Q2 एंड Q3। तो क्या करना है, परफॉर्मिंग ए वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ईच वन ऑफ दी चार्जेस। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। दस इफ द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या डिनोट किया है, F12 इज गिवन बाय इवन दो अदर चार्जेस आर प्रेजेंट। कह रहा है F12 इज गिवन, चाहे दूसरे चार्जेस भी प्रेजेंट हैं, F12 लगेगी। दस F12 क्या आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर कौन सा डिस्टेंस लेना है, R12 स्क्वायर, और साथ में स्टूडेंट ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
सो इन द सेम वे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 क्या आ गई F13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 यहाँ पे Q3 आ जाना स्टूडेंट Q1 Q3 ओवर R13 स्क्वायर और ये क्या आ गया आपका यूनिट वेक्टर R13. So Coulomb force on Q1 due to Q3 even though other charges Q2 is present. चाहे Q2 present है हम Q1 के ऊपर ड्यू टू Q3 Coulomb फोर्स निकाल रहे हैं. अब लेकिन हमने क्या निकालनी है, हमने तो टोटल फोर्स निकालनी है. हमने इंडिविजुअल F12 और F13 तो निकाल ली है. तो टोटल फोर्स क्या होगी वेक्टर सम ऑफ F12 एंड F13 और ये मैं आपको ये F12 की वैल्यू और F13 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. ठीक है स्टूडेंट. और मैथमेटिकली भी मैं आपको ये बता चुका हूँ F12 स्क्वायर क्या फार्मूला होता है अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं A और B. A स्क्वायर रिजल्टेंट का क्या फार्मूला है प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा एंड स्क्वायर रूट. दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B. ऐसे ही हमारे पास ये फोर्सेज हैं तो हम इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट. A की जगह F12 आ गया, B की जगह F13 आ गया. थीटा इज एंगल बिटवीन F12 एंड F13. सो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या आ गई. अब फॉर एग्जांपल कितने चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn. फोर्स किसके ऊपर निकाल रहे हैं Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2 इज सेम एज जो हम कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं एंड इट इज अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. दस टोटल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1 ऑन द Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस क्या होगा F12 प्लस F13 प्लस F1 एंड सो ऑन. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लीजिए. Q1 Q2 ओवर क्या आ गया R12 स्क्वायर डिस्टेंस साथ में क्या आ गया यूनिट वेक्टर R12. ऐसे Q1 Q3 एंड सो ऑन Q1 Qn. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. सो ये आपका Q1 हमने बाहर निकाल लिया इन सब से. सो क्या आ गया Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये क्या आ गई समेशन QI क्या है 1 to n ओवर R1I स्क्वायर एंड ये क्या आ गया यूनिट वेक्टर. Thus vector sum is obtained. बाकी पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशंस के अकॉर्डिंगली आप वेक्टर सम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो. सो ऑल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली है कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो सारा का सारा जो आपका चैप्टर है किसके बेस के ऊपर है कूलम्स लॉ और दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मतलब हमने जितने भी मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं फोर्सेस के सारे कैसे निकालने हैं वेक्टर सम लगा के. अब कह रहा है चार्ज Q1 exerts some force on a second charge Q2. If third charge Q3 is brought near the force exerted by Q1 on Q2 क्या होगा डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी remains unchanged. Increases if Q3 of same sign as Q1 and decreases if Q3 is of opposite sign. कह रहा चार्ज Q1 exerts some force on a second charge Q2. Q2 के ऊपर Q1 लगा रहा है. अब Q3 हमने रख दिया है नियर द फोर्स एक्सर्टेड बाय. अब कह रहा है Q1 ऑन Q2 क्या होगी फोर्स रिमेन्स अनचेंज. मैं अभी बता चुका हूं आपको दूसरे चार्जेस के कारण अगर आप चार्ज Q3 रख भी दोगे तो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस तो वही रहेगा. ठीक है स्टूडेंट. लेकिन अगर नेट फोर्स निकालनी है Q3 के कारण भी तो स्टूडेंट वो फिर कैसे निकालेंगे वेक्टर लगा के. Two charges are placed at a distance apart. If a glass slab is introduced between them, the mutual force between the charges. स्टूडेंट अगर हम कोई ग्लास स्लैब रख देंगे बीच में चार्जेस के बीच में तो फोर्स क्या होगी डिक्रीजेस क्योंकि इन एयर और वैक्यूम में क्या फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. अगर स्टूडेंट कोई मीडियम आ गया मीडियम का फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K तो वो K के साथ फोर्स क्या हो जाएगी डिवाइड और आपकी जो फोर्स है वो K टाइम्स क्या हो जाती है डिक्रीज कर जाती है. F डैश क्या आ गया F/K डिक्रीज कर गई. K इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. और स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फोर्स क्यों डिक्रीज हुई. यहां सिर्फ आप ये याद कर लो कि अगर दो चार्जेस के बीच में अगर हम कोई मीडियम रख दें तो फोर्स क्या होगी 1/K टाइम्स हो जाएगी और K क्या है उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है स्टूडेंट. और इसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे.
बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइजेशन के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। और तो हम पहले ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इस कंसेप्ट को देखेंगे कि हमारी जो फोर्स है वो डिक्रीज क्यों हुई इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।